Good morning, students. In previous classes, we have been studying at least three sessions about the D and F block element. We have studied their general characteristic feature of the D block element, like LY formation, catalytic behavior, magnetic behavior, color formation. Now we will study about the oxides and oxoanions of the D block elements. These oxides are generally formed by reaction of metal with oxygen at high temperature. All the metal except scandium form their oxides which are ionic. Scandium +2 does not exist ना, +3 में exist करता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। The highest oxidation number in the oxides coincides with the group number and is attained in scandium oxide to manganese oxide beyond group 7. No higher oxides of iron above Fe2O3 are known. ठीक है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इंक्रीजेज, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। Mn2O7 is a covalent green oil. Even chromium oxide and vanadium oxide have low melting points. आइए, in these higher oxides the acidic character is predominant. Mn2O7 gives HMnO4 and chromium oxide gives H2CrO4 H2Cr2O7। मतलब कि जितना ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह आप जान रहे हैं, उतना ही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए वो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होते हैं, वो ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। इन वैनेडियम there is gradual change from the basic V2O3 to less basic V2O4 and to एम्फोटरिक V2O5। वेनेडियम एक ऐसा मेटल है आपका जो एसिडिक बेसिक लेस बेसिक और एम्फोटरिक दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका ऑक्साइड जो बेसिक है वो वेनेडियम ट्राईऑक्साइड है, उसी तरह से आपका लेस बेसिक V2O4 है, लेकिन V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो होता है, ठीक है, ये आपका एम्फोटरिक नेचर का होता है। क्रोमियम ऑक्साइड इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटरिक। क्रोमियम का ऑक्साइड आपका जो अगर मोनो ऑक्साइड लेते हैं तो यह बेसिक कैरेक्टर का होता है, लेकिन क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जो होता है एम्फोटरिक ऑक्साइड होता है, ये आपको जानना है। आइए, अब हम लोगों के पास दो कंपाउंड पढ़ना है, पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई सो? बिकॉज कोई ऐसा साल नहीं है, चाहे तो इसका प्रिपरेशन से क्वेश्चन पूछ दे या इसके प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछ दे, एक न एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक्स, इन दोनों में से एक टॉपिक से आना ही आना है। चाहे K2Cr2O7 के प्रिपरेशन पूछ दे या इसका प्रॉपर्टीज पूछ दे या KMnO4 का प्रिपरेशन पूछ दे या प्रॉपर्टीज पूछ दे, बोर्ड में क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। पोटासियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री एंड एज एन ऑक्सीडेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी एजो कंपाउंड्स। एजो डाई बनाने में इसका यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है एज ऑक्सीडेंट। ठीक है। आइए हम लोग प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। प्रिपरेशन जो इसका होता है वो क्रोमाइट ओर से होता है। व्हाट इज क्रोमाइट ओर? तो Fe2Cr2O4, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये क्रोमाइट ओर कहते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं, यानी मैन्युफैक्चर कह दीजिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से मैन्युफैक्चर कह दीजिए, तो प्रिपरेशन के लिए इसको हम लोग सबसे पहले क्रोमाइट ओर लेते हैं। और क्रोमाइट ओर का प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, सबसे पहला स्टेप जो होता है हम लोगों को वो सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन होता है या पोटासियम क्रोमेट का फॉर्मेशन होता है। किसे? क्रोमाइट ओर से। फॉर दिस पर्पस बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर विथ सोडियम और पोटासियम कार्बोनेट इन फ्री एसेस ऑफ एयर। हम लोग करते क्या है कि क्रोमाइट ओर ले लिए और उसका रिएक्शन करा दिए, फ्यूज करा दिए, किसके साथ? सोडियम या पोटासियम कार्बोनेट के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर के प्रेजेंस में क्रोमाइट ओर का रिएक्शन हम लोग सोडियम या पोटासियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं ना। वो रिएक्शन आप देख रहे हैं ना। क्रोमाइट ओर ले लिए, इसका सोडियम कार्बोनेट और 7H2O से जब रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्रोमेट बन गया ना, और ये सोडियम क्रोमेट प्लस आयरन ऑक्साइड प्लस 8CO2 निकलेगा ना। व्हाट हैपेंस व्हेन chromite ore is treated with sodium carbonate in the presence of oxygen? Actually it gives sodium chromate
आयरन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए सोडियम क्रोमेट जो मिल गया, अब सोडियम क्रोमेट को हम लोग दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में बदल देते हैं। प्रिपरेशन तो सेकेंड स्टेप क्या हो गया आपका, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट फ्रॉम सोडियम, ये सोडियम डाइक्रोमेट फ्रॉम सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट जो आपका पहला स्टेप में आया, कैसे आया, क्रोमाइड और ले लिए, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हम लोगों को सोडियम क्रोमेट मिल गया। अब सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में बदल दिए। कैसे बदला जाता है, तो इसको जस्ट हम लोग एसिडिफाई कर देते हैं। एसिडिफाई करने से यह सोडियम डाइक्रोमेट में बदल जाता है। द येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट is filtered and acidified with sulfuric acid to give a solution from which orange sodium dichromate ना Na2Cr2O7 2H2O can be crystallized। यही है आपका सोडियम क्रोमेट। जैसे ही इसको एसिडिफाइड कीजिएगा, ऑरेंज कलर का आपका सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। अब सोडियम डाइक्रोमेट से हम लोगों को पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, तो उसमें हम लोग करते क्या है कि आपको पोटेशियम के सॉल्ट से रिएक्शन करा देते हैं, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम सोडियम डाइक्रोमेट। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम सॉल्ट, जैसे पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करा दिए, तो ये पोटेशियम क्लोराइड जो होता है, पोटेशियम सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट से ज्यादा सोल्युबल होता है। यही वजह है कि पहले हम लोग सोडियम क्रोमेट के फॉर्म में उसको बदल देते हैं और इसको फिर पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, जिससे पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदल गया। वह कम सोल्युबल होने की वजह से आसानी से प्रिसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। द लेटर इज देयर फॉर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विथ पोटेशियम क्लोराइड। यही वजह है कि इसको हम लोग पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा के पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदल देते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं, वो ज्यादा सोल्युबल है, और इसको हम लोग पोटेशियम क्लोराइड से ही रिएक्शन करा देते हैं। वजह है इसका क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा, वह कम सोल्युबल होता है, आसानी से उसको फिल्टर करके निकाला जा सकता है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। और आपका ये क्या कहा जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इस तरह से हम लोगों के पास मिल जाता है, ठीक है। द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटरकन्वर्टेबल। जो क्रोमेट आप देखें, जैसे सोडियम क्रोमेट हो गया इसके, या पोटेशियम क्रोमेट हो गया, ठीक है। अब यह कैसे आपको इंटरकन्वर्टेबल होता है, यह है डाइक्रोमेट में, तो मैं बता चुका हूं, ये आप देख भी चुके हैं कि क्रोमेट को हम लोग एसिडिफाई करते थे, तो क्रोमेट से वह डाइक्रोमेट में बदल जाता था। सोडियम क्रोमेट ले लिए, उसको एसिडिफाई कर दिए तो डाइक्रोमेट में बदल गया। अगर डाइक्रोमेट मिल गया जो, उसमें अगर आप OH- डाल दीजिए, कोई बेस डाल दीजिए, तो वह क्रोमेट में बदल जाएगा। तो मतलब कि ये किसका इंटरकन्वर्शन जो है क्रोमेट से डाइक्रोमेट, ये आपका पीएच पर डिपेंड करता है। एसिडिफाई कर दीजिए तो डाइक्रोमेट, बेसिक सॉल्यूशन थोड़ा सा डाल दीजिए तो क्रोमेट में बदल जाएगा। यही आपका है, येलो कलर का क्रोमेट होता है, ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट होता है। अगर इसमें एसिड डाल दीजिए, एसिडिफाई कर दीजिए, तो क्रोमेट से यह डाइक्रोमेट में बदल जाएगा और ऑरेंज कलर में यह बदल जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको जो ऑरेंज कलर डाइक्रोमेट मिल गया, उसमें थोड़ा सा बेस डाल दीजिए तो वह येलो कलर क्रोमेट में बदल जाएगा। मतलब कि ये आसानी से कंट्रोल होता है, पीएच पर डिपेंड करता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज सेम, लेकिन इसमें जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का क्रोमेट और डाइक्रोमेट में दोनों में सेम होता है। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट अब हम लोग देखने जा रहे हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वोलोमेट्रिक एनालिसिस। हम लोग टाइट्रेशन में इसका यूज करते हैं। इन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स बिहेव जस्ट लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and its oxidizing action can be represented as follow। और इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कैसे होता है वो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो क्रोमेट हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, अगर पोटेशियम हटा दें तो क्रोमेट पर डबल माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। और हम ये क्या कहा जाता है, एसिडिक मीडियम में यही आपका डाइक्रोमेट जो होता है क्रोमियम 3 आयन में बदलता है। ये याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि यह थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पढ़ना है।
KMnO4 और K2Cr2O7। यही वजह है कि इसका रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ना। तो डाइक्रोमेट ले लिए, एसिडिफाई कर दिए, तो यह Cr+3 में बदल जाएगा, 7H2O दे देगा। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखिए बैलेंस करने के लिए जैसे ही H2O बना तो यहाँ 7 ऑक्सीजन था, 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो 7H2O में बदल गया, 14H हो गया, 7 2 14, यहाँ 14H कर दिए, ये बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ क्रोमियम 2 था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब आ जाइए निगेटिव चार्जेज, टोटल बैलेंस कर दीजिए, पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कर दीजिए, 3 2 6 पॉजिटिव चार्ज है, और इधर पॉजिटिव चार्ज कितना है 14 में से 2 माइनस कर दीजिए, 12 40 चार्ज हो गया, प्लस चार्ज हो गया, जबकि इधर आपका 6 पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन स्टैंडर्ड है, इसको आपको याद रखना है। याद क्या करना है, डाइक्रोमेट जो होगा वह आपका Cr+3 में बदलता है, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है आपको। अब आ जाइए 10, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज the full ionic equation may be obtained by adding the half reaction for potassium dichromate to the half reaction for the reducing agent. For example, अब देखो हम लोग को ये पता चल गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होगा तो ये से क्या कहा जाता है, +6 से +3 में जाता है, +6 होगा कि +7 होगा, देख लेना यहाँ पर। देखो तो K2 है यहाँ पर, तो 7 दूनी के 14 और ये हो गया 2 हो गया इसका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 6 +6 होगा, ठीक है। +6 से +3 में ये जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये हम लोग को मालूम है और किस चीज को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, अगर ये हम लोग को पता हो जाए तो हम लोग टोटल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पर है एक ना, आयोडाइड को इट ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड टू आयोडीन, ठीक है। तो ये हम लोग रिएक्शन लिख दिए, I- इंटू I2, ठीक है। तो यहाँ दो आयोडीन है, ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन ऊपर वाले इक्वेशन की वजह से इसमें मल्टीप्लाई करके 6 किया हुआ है, क्योंकि ऊपर में 6 इलेक्ट्रॉन था, यही ना था आपका 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2I2 बराबर I2 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए यहाँ 3I2 हो गया, 6I हो गया, 6 माइनस हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसको हम लोग अलजेब्रिक मेथड से काट सकते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे आपका कट गया अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है। तो अब आपका जो इक्वेशन आ गया, दोनों को दोनों तरफ से ऐड करके दोनों इक्वेशन को लिख दिए, ये आपका प्रोडक्ट आ गया, मतलब कि डाइक्रोमेट जो होगा क्रोमियम आयन में बदला, आयोडाइड को आयोडीन में बदल गया, और H+ जो है 7H2 में बदल गया, ये रिएक्शन लिख किया। तो इस तरह से आपको रिएक्शन का 1-2 बार प्रैक्टिस करना जरूरी है, जरूर कीजिएगा इसको। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इट ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड्स टू सल्फर, यह सल्फाइड्स को सल्फर में बदलता है। कैसे बदलता है तो आप देख लिए, सबसे पहले तो डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम ले लिए, यह Cr+3 में बदलता है और H2O में जाता है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दिए। इसके बाद सल्फाइड S-2 हो गया, ठीक है, और S-2 से यह S में बदल रहा है सल्फाइड से, तो देखो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -2 -S2 से ये सल्फर में जा रहा है। तो सबसे पहले इसी को बैलेंस कर देते हैं। आपका यहाँ पर क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन कितना हो रहा है 3 2 6 बैलेंस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ 3 सल्फर लगा दिए, 3 सल्फर लगा दिए, यहाँ 6 हाइड्रोजन कर दिए, बैलेंस हो गया। और नहीं तो सबसे आसान था, ठीक है, S-2 कर दिए, आयनिक इक्वेशन सीधे लिख करके इसको कर सकते थे हम लोग। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 2 6 हो गया, तो यहाँ ऑटोमेटिक आपका 3 आ गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 सल्फर हो गया। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से काट देंगे, दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए साइड साइड कट गया ये आपका, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन आपका कट गया, ठीक है। डाइक्रोमेट जो होगा सल्फाइड को सल्फर में बदल रहा है, ये इक्वेशन दोनों तरफ पे जोड़ करके लिख दिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, इट ऑक्सीडाइजेज Sn+2 टू Sn+4, Sn+2 को Sn+4 में बदलता है ये, ठीक है। कैसे बदलता है, आइए तो सबसे पहले आयनिक इक्वेशन लिख दीजिए डाइक्रोमेट का, ये आपको पता है पहले ही से, ठीक है। अब हम लोग 3 Sn+2 ले लिए, Sn+4 में बदल रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए Sn+2 है, यहाँ Sn+4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए,
तो अब दोनों तरफ से प्लस बराबर हो गया, लेकिन यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब इसको अलजेब्रिक मेथड से ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन आपका कट गया। ठीक है, और दोनों को जोड़ करके अलजेब्रिक मेथड से लिख दिए, आपके पास ये इक्वेशन आ गया। तो बहुत ही आसान होता है एन इक्वेशन लिखना। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आयरन इट ऑक्सीडाइजेज, यानी इट मींस K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजेज आयरन सेकेंड सॉल्ट इनटू आयरन थर्ड, यानी फेरस आयन को फेरिक आयन में बदलता है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिख दिए डाइक्रोमेट का। ठीक है, इसके बाद ये फेरस आयन से फेरिक आयन में बदल रहा है। तो देखिए यहाँ 2 चार्ज है, यहाँ 3 चार्ज है। ठीक है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड तो कर दिए, लेकिन यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ वहाँ 6 हो गया आपका। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन, अलजेब्रिक मेथड से दोनों को काट दीजिए। ठीक है, जैसे ही काटेंगे, ठीक है, काट करके अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर दीजिए, ये इक्वेशन आपके पास आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन से यह डाइक्रोमेट आयन में बदल रहा है। ठीक है, यही ना देखे थे। तो क्रोमेट जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, देख लीजिए टेट्राहेड्रल, और इसमें दो, इस डाइक्रोमेट में 2 क्रोमेट है जिसमें एक ऑक्सीजन दोनों तरफ से शेयर हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का कलर पता है आपका, देखिए येलो कलर का होता है, या ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, ये आपका Cr2O4-2 हो गया, जिसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल देख रहे हैं। ये Cr2O7-2 हो गया। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 टेट्राहेड्रल शेयरिंग 1 कॉर्नर विथ CrO-Cr बॉन्ड एंगल 126 डिग्री। इसमें बॉन्ड एंगल 126 डिग्री होता है, क्योंकि लोन पेयर भी तो इस पर है। लोन पेयर रोल पेयर रिपल्शन के चलते हल्का सा बेंड कर जाता है ये। ठीक है, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन देख रहे हैं। अब इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये क्रोमेट का हो गया टेट्राहेड्रल, ये 2 टेट्राहेड्रल आ गया, जिसमें से एक कॉर्नर जो होता है ये शेयर कर लेता है। ठीक है, ये देख लीजिए दोनों का फोटो आप देख रहे हैं, क्रोमेट येलो हो गया, डाइक्रोमेट आपका ऑरेंज कलर का हो गया। अब देखिए ये केमिकल पर अखिलेश काम किए हुए हैं, 11th में करवाए थे, सॉल्यूशन बनवाए थे। केमिकल देख करके बताइए तो कौन सा कंपाउंड होगा। KMnO4 सर। बिल्कुल सही, पोटासियम परमैंगनेट है, KMnO4 है, एंटीसेप्टिक नेचर का होता है। हम लोग अक्सर इसको केमिस्ट्री लैब में हाथ धोने के लिए इसको यूज करते हैं ना। तो उसका ओरिजिनल कलर ऐसा होता है ना, डार्क कलर, डार्क ब्लैक देखने में लगता है, लेकिन सोल्यूशन में डालने के बाद ये पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, यानी कि पोटासियम परमैंगनेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, KMnO4। ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट यानी KMnO4। प्रिपरेशन इसका देख लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज दोनों इंपॉर्टेंट है। पोटासियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 with iron alkali metal hydroxide and iron oxidizing agent like KNO3 to produce dark green K2MnO4। परमैंगनेट से हम लोग सबसे पहले मैंगनेट बना लेते हैं, पोटासियम मैंगनेट। ठीक है, और इसके लिए हम लोग MnO2 और लेते हैं, MnO2 को हम लोग रिएक्शन करा देते हैं किसी भी अल्कली के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो MnO2 हो गया, MnO2 का रिएक्शन KOH से और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से O2 आ गया आपका, या डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लिए। ठीक है, तो डार्क ग्रीन कलर में ये कंपाउंड बदल गया, K2MnO4 में बदल गया ये। अब K2MnO4, ठीक है, परमैंगनेट या मैंगनेट को अब हम लोग करते क्या है, परमैंगनेट में बदलना है। आइए इसको हम लोग कैसे बदलेंगे वो देखिए। K2MnO4 डिस्प्रोपोर्शनेट इन ए न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव परमैंगनेट। ये आपका मैंगनेट जो था वो परमैंगनेट में बदल जाएगा, हल्का सा एसिडिफाई कर दीजिए। जैसे ही एसिडिफाई कीजिएगा ना, तो ये परमैंगनेट जो है वो मैंगनेट में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ -2 था, यहाँ -1 में बदल गया ये। ठीक है, MnO2 आपका जो कंज्यूम हुआ था वो क्रिएट हो गया, रीजनरेट हो गया, इसीलिए आपको ये क्या कहा जाता है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा। जितना हम लोग MnO2 खर्च करेंगे और कंज्यूम करेंगे उतना हम लोग को मिल रहा है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से पोटासियम परमैंगनेट आपका बन गया। आइए इसका अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं पोटासियम परमैंगनेट का। ठीक है, KMnO4 आपका इंटेंस कलर होता है, अभी देखें पहले इससे पहले वाले स्लाइड में, पहले मतलब जस्ट 2 पीछे स्लाइड वाले में इंटेंस कलर का होता है, और डार्क ब्लैक था देखने में, सॉल्यूशन में आने के बाद यह पिंक कलर का हो गया था। ठीक है, दूसरा हो गया फॉर्म्स डार्क पर्पल
ऑलमोस्ट ब्लैक क्रिस्टल, इसका क्रिस्टल ऑलमोस्ट ब्लैक दिखने में लगता है, डार्क पर्पल एक्चुअली होता है वो, ठीक है। आइसो स्ट्रक्चरल विथ दोज ऑफ KClO4 ना, पोटासियम क्लोरेट के साथ यह आइसो स्ट्रक्चरल है। KMnO4 का स्ट्रक्चर किसके साथ मिलता जुलता है, तो पोटासियम क्लोरेट के साथ। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया हूं मैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए KMnO4 के बारे में, द सॉल्ट इज वेरी वेरी नॉट वेरी सोलुबल इन वाटर ना, इसीलिए थोड़ा सा गर्म करके इसको डिजोल्व कराते हैं। या हम लोग करते क्या है, ये थोड़ा सा लेकर के पानी में खूब घोलते हैं, इसके बाद टोटल जो अमाउंट सॉल्यूशन का लेते हैं वाटर, ये वाटर जो लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन बनाने के, उसमें डाल देते थे और उसको फिर चलाते थे तो जाके सॉल्यूशन बनता था, ठीक है। तो इसकी सोलबिलिटी बहुत कम होती है, 6.4 ग्राम पर 100 ग्राम में होता है, 293 केल्विन टेम्परेचर पर, बहुत कम सोलबल होता है, इसलिए अलग से हम लोग घुला करके तब सॉल्यूशन बनाते थे। और पोटासियम परमैंगनेट जो होता है अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, इसको हल्का सा भी हीट कीजिएगा तो यह पोटासियम परमैंगनेट जो होता है मैंगनेट में बदल जाता है, KMnO4 K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 में बदल जाता है। तो एक साल बोर्ड का क्वेश्चन ही था, व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO4 इज हीटेड ना, तो KMnO4 को हीटेज कीजिएगा तो K2MnO4 में बदल जाता है प्लस MnO2 और O2 देता है। याद रखना है इस रिएक्शन को, एक साल पूछ चुका है। तो आसानी से 513 केल्विन पर यह डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मैंगनेट जो होता है आपका, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल होता है, ग्रीन कलर का होता है। और जब इसको हम लोग पोटासियम पर मैंगनेट में बदलेंगे, ठीक है, किस पे भेजना है, ग्रुप 6 में भेजना है, न्यू एडमिशन। चला गया, पीछे में इसमें जा करके यहाँ पर एक्सेप्ट करते रहिए। किधर के गया आपका गूगल हो, हटा दीजिए, एक्सेप्ट करते रहिए। इसमें नहीं ऑटोमेटिक, हाँ नहीं नहीं, एक मिनट से आप माइक ऑन कर लीजिए अपना। वीडियो आपका फोटो जाएगा, हालांकि ऑफ है आपका कैमरा, ठीक है। लेकिन यहाँ से अब किसी का भी मैसेज आएगा अपना एक्सेप्ट करते चले जाइए, आवाज आएगा। हाँ सर श्योर है, बच्चे उधर से भेजेंगे, खाली इसको एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। हाँ जी, ये टेट्राहेड्रल हो गया, ग्रीन कलर का होता है मैंगनेट, और आपका जब ये परमैंगनेट में बदलेगा तो इसका कलर पर्पल हो जाता है। देखिए उसी तरह का कलर भी देने की कोशिश किया हूँ, इस पर -1 चार्ज, इस पर 2 माइनस चार्ज होता है, दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल है, ठीक है। आइए इसके बारे में जानिए। पैरामैग्नेटिक विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस यह मैंगनीज के पर जो होता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके चलते यह पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन यही मैंगनीज आपका क्या होता है, डाईमैग्नेटिक हो जाता है, वजह इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। आइए अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 देखते हैं, मतलब कि एसिडिक ये केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं। इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और इन एसिडिक मीडियम में ये बहुत अच्छा काम करता है। यही वजह है कि KMnO4 का जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका, KMnO4 का जब टाइट्रेशन करते हैं तो एसिडिक मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा इसमें काम अच्छा से करेगा, नाइट्रिक एसिड नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एसिड, वह खुद ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, इसलिए नाइट्रिक एसिड नहीं लेते हैं। व्हाइल इन द केस ऑफ HCl chlorine gas is produced, which is a slightly poisonous gas, which is a suffocating gas, which is a poisonous gas. Therefore, during the practical with KMnO4, we cannot take HCl and H2SO4. Only H2SO4 is taken, conc H2SO4 is taken ना, बल्कि हम लोग इसमें ऐड करते हैं और उसको हल्का सा डाइल्यूट करके ऐड करते हैं बल्कि हम लोग, ठीक है। आइए एसिडिक मीडियम में देखिए, यहाँ पर MnO4 से यह MnO+2 में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऑक्सीजन 4 है,
तो यहाँ 4H2O कर दिए, H2O तो देगा ही, Mn+2 + H2O देगा। यहाँ 4 है तो 4 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। वैसे जैसे ही मल्टीप्लाई किए 8 हाइड्रोजन हो गया, तो 8H+ है, एसिडिक मीडियम 8H+ कर दिए। अब देखिए आपका 8H+ है, यानी कि 8 पॉजिटिव चार्ज और 1 माइनस, यानी कि 7 पॉजिटिव चार्ज हो गया। इधर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो 7 में से 5 माइनस हो गया तो 2 पॉजिटिव बच गया, तो दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो गया, तो ये बैलेंस हो गया एसिडिक मीडियम में। इसको आपको हमेशा याद रखना है, हर जगह ये आपको काम आएगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पढ़ना है। खासकर ऑक्जेलिक एसिड वाला रिएक्शन, ऑक्जेलिक एसिड पर आपको टाइट्रेशन करना होता है, देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेज, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जैसे इट ऑक्सीडाइजेज ऑक्जेलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्जेलेट आयन को या ऑक्जेलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, इतना याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन आपको पोटेशियम परमैंगनेट का ना, कि +7 से Mn+2 में जाता है ये, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ओहो हो, रॉन्ग बटन दब गया जी, चलिए कोई बात नहीं है। तो देख लीजिए ये आपका ऑक्जेलेट आयन हो गया, यह CO2 में बदलता है। अब देखिए यहाँ पर 2 कार्बन था, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गया, 2 कार्बन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब 2 से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब हम लोग टोटल इसको अगर हम लोग बैलेंस करने जाएं तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर याद रखेंगे कॉमन ले सकते थे हम लोग, तो कॉमन ले लीजिएगा तो ये C2O4 -2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कट गया, क्योंकि यहाँ 10 के फॉर्मेट में लिए हुए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन ये और ये 10 इलेक्ट्रॉन अलजेब्रिक मेथड से दोनों को काट दिए, अलग हो गया, ठीक है। दोनों तरफ इक्वेशन को ऐड कर दिए, ये आपका इक्वेशन मिल गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन पढ़ना है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आप पढ़िए, आयरन 2 टू आयरन 3, मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कर देता है, उसके लिए रिएक्शन लिख दिए। ये तो आपका पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन हो गया, ये फेरस आयन हो गया, ये फेरिक आयन हो गया, ठीक है। अब हम लोग को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 5 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ बराबर हो गया, दोनों को काट दिए अलजेब्रिक मेथड से, और 2 बच गया, दोनों को ऐड कर दिए, ये रिएक्शन हो गया आपके पास। आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं। इट ऑक्सीडाइजेज नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में बदलता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के हाफ इक्वेशन लिख लिए, उसी तरह से नाइट्राइट को नाइट्रेट वाला रिएक्शन में लिख दिए, ठीक है, और आइटम वाइज बैलेंस कर दिए, फिर चार्ज वाइज बैलेंस कर दिए। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, यहाँ 5 है, इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए, ये काट दिए, 10 इलेक्ट्रॉन कट गया, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड से सम अप हो गया, ये आपके पास इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब आइए इसका नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड्स टू फ्री आयोडीन। तो पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिक मीडियम का रिएक्शन लिख लिए, आयोडाइड को आयोडीन में बदल दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ I- था, यहाँ I2 था, ठीक है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से कर दिए, ताकि हाँ जब यहाँ पर हम लोग इसको बैलेंस कर दिए आयन वाइज, एटम वाइज और इलेक्ट्रॉन वाइज, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से काट दिए। ये हम लोग के पास इक्वेशन आ गया। अब आ जाइए, इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, यह सल्फाइड को सल्फर में बदल देता है, ठीक है। रिएक्शन देख लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन हो गया, सल्फाइड को सल्फर में बदल दिए, यहाँ पर 2 चार्ज आ रहा था इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ हो गया, इलेक्ट्रॉन को काट दिए, ठीक है। काटने के बाद ये जो बच गया वो इक्वेशन आपके सामने हो गया, ठीक है। लिख दिए दोनों का अलजेब्रिक मेथड से लिख करके, 11th में काफी हम लोग प्रैक्टिस किए थे। नेक्स्ट है, इट ऑक्सीडाइजेज सल्फ्यूरस एसिड टू सल्फाइट,
ना। तो सल्फाइड में कैसे सल्फ्यूरस एसिड को बदलते, सल्फ्यूरस एसिड को सल्फेट में कैसे बदलता है, सल्फाइड को सल्फेट में या सल्फ्यूरस एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड में कैसे बदलता है, ऑक्सीडाइज करता है। आइए इसके लिए रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले KMnO4 वाला रिएक्शन लिख दिए, इसके बाद सल्फाइड यानी कि SO3-2 ले लिए और यह सल्फेट में बदल रहा है तो सल्फेट लिख दिए। ठीक है, अब इसको एटम वाइज और आयन वाइज बैलेंस कर दिए तो ये आपके पास इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों तरफ से काट दीजिए। ठीक है, जो बच गया अलजेब्रिक मेथड से उसको हम लोग नोट कर दिए। तो ये इस तरह से हम लोग रिएक्शन लिख दिए आपका। अब आ जाइए ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में है लेकिन कुछ इक्वेशन एनसीईआरटी का गलत है। ठीक है, बैलेंस सही नहीं किए हुए हैं। ठीक है, और आपसे बैलेंस भी नहीं होगा क्योंकि क्या कहा जाता है, ये दूसरे तरह के इक्वेशन है, आपको अल्कलाइन मीडियम का है या मतलब स्लाइटली अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम का है। तो सबसे पहले इसका आयनिक इक्वेशन और मेन इक्वेशन आप देख लीजिए, अगर वो याद हो गया तो आसानी से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, एनसीईआरटी वाला इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये पोटासियम परमैंगनेट जो होता है न्यूट्रल मीडियम में या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में, यह आपको +7 से +4 में बदल जाता है, MnO2 में बदलता है और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब इसको एटम वाइज और आयन वाइज बैलेंस कर दिए। ठीक है, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, 2KMnO4 + H2O gives 2MnO2 + 2KOH + 3 नेसेंट ऑक्सीजन। इसमें 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो आपको करना क्या है कि ये इक्वेशन जरूर याद रखिए, नीचे वाला जिस पर मेरा कर्सर घूम रहा है ये इक्वेशन आपको याद रखना है। KMnO4 MnO2 में बदलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में 3 नेसेंट ऑक्सीजन देगा आपको। ठीक है, और वैसे सब्सटेंस जो नेसेंट ऑक्सीजन देते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। यही वजह है कि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से आपका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा। आइए अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इट ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडेट, यह आपका KMnO4 जो होता है आयोडाइड को आयोडेट में बदल देता है। तो सबसे पहले आप KMnO4 वाला रिएक्शन लिख डालिए, KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम, स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, इट गिव्स MnO2 और 2 KOH और 3 नेसेंट ऑक्सीजन दिया। अब आयोडाइड लिए और आयोडेट में बदल दिए ना, तो ये आयोडाइड हो गया, ये आयोडेट हो गया। यहाँ जो नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट हुआ था यही कंज्यूम हो जाएगा इस आयोडीन को आयोडेट में बदलने के लिए। तो 3 ऑक्सीजन देखिए इधर भी है, 3 ऑक्सीजन इधर भी है, बैलेंस हो गया। अब कीजिए क्या कि काट दीजिए 3 नेसेंट ऑक्सीजन, ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन अलजेब्रिक मेथड से काट दीजिए, दोनों तरफ से कट गया, जो इक्वेशन आया उसको ऐड कर दिए। तो यहाँ पर देखिए 2KMnO4 यहाँ हम ले लिया, तो यहाँ अगर 2 पोटासियम, यहाँ से पोटासियम हट गया, एक पोटासियम हटेगा एक मोलिकुल से तो एक चार्ज आया, और 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसी तरह से यहाँ KOH के जगह पर आयनिक इक्वेशन हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब इस 1 by 1 करके दूसरा रिएक्शन हम लोग देखेंगे। इट ऑक्सीडाइजेज थियोसल्फेट टू सल्फेट, यह थियोसल्फेट को सल्फेट में बदल देता है। तो ये KMnO4 का रिएक्शन हो गया। अब हम लोग थियोसल्फेट ले लिए और इसको सल्फेट में बदल दिए। इसको सबसे पहले एटम वाइज बैलेंस कर दिए। एटम वाइज बैलेंस करने के बाद, एक क्लास में हूँ तब भेजना, थोड़ा देर में फोन करता हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो ये क्या कहा जाता है, हाँ, इसको एटम वाइज बैलेंस कर दिए। एटम वाइज बैलेंस करने के बाद चार्ज वाइज तो ऑटोमेटिक ये बैलेंस हो जाएगा आपको। ठीक है, और चार्ज वाइज हमको लेना नहीं है, मेन एटम वाइज हमको देखना है। तो यहाँ 3 नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ 15 नेसेंट ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये 15 और 15 ये आपका कट गया। ठीक है, ये 15 कट गया, जो बच गया उसको हम लोग लिख दिए। तो यहाँ 10 KMnO4 हो रहा था तो K हटा दिए तो एक माइनस चार्ज आ जाएगा। तो देखिए एक माइनस चार्ज आ गया। सल्फाइट है, ये थियोसल्फेट से सल्फेट है, यहाँ ले ही लिए। KOH के जगह पर K हटा के OH कर दिया। KOH हम डायरेक्ट लिखे हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम K हटा सकते हैं, K लिख लीजिएगा चूंकि यहाँ K हटाए हुए हैं हम। अब आइए नेक्स्ट है आपका, इट ऑक्सीडाइजेज मैंगनीज सॉल्ट टू MnO2, यह मैंगनीज सॉल्ट को MnO2 में बदल देता है ना। द प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्सीडाइज कैटेलाइजेज द ऑक्सीडेशन, और इसमें अगर हम लोग जिंक सल्फेट या जिंक ऑक्साइड लेते हैं इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। हम लोग रिएक्शन अब देखेंगे। ठीक है, तो मैंगनीज सॉल्ट ले लिए Mn+2 और MnO2 में बदल रहा है। ठीक है, और इसमें 6 यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन था, यही नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ ले लिए।
तो यहाँ 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। यहाँ 6 ऑक्सीजन आपका ये हो गया नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये 6 नेसेंट ऑक्सीजन और 6 नेसेंट ऑक्सीजन कट गया आपका दोनों तरफ से, जो बच गया वो दोनों तरफ से लिख दिए, यही हम लोग के पास रिएक्शन है। यहाँ माइनस चार्ज आप खुद दे दीजिएगा, ठीक है। परमैंगनेट टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर unsatisfactory since hydrochloric acid is oxidized to chlorine which is poisonous gas, suffocating gas. Therefore use of HCl for the titration of KMnO4 should be avoided. Similarly HNO3 is a self oxidizing agent, therefore it cannot be taken during the titration of potassium permanganate with either with the oxalic acid or more salt, ठीक है। क्वेश्चन आपका सामने है, ये होमवर्क हो गया। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट। दूसरा है हाउ डज द एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन रिएक्ट विथ आयरन सेकेंड आयन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्जेलिक एसिड। राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ये आपका होमवर्क हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ठीक है। आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल यानी कि 24 घंटे के बाद। थैंक यू सर।